10/10 का स्क्वायर है। और बीच में कैसा एरिया था जहाँ पे जा नहीं सकते थे? हाँ अच्छा, फॉरबिडन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब मुझे याद आ गया। तो 10/10 का था, और वो जो फॉरबिडन रीजन था वो क्या था, मतलब वो कौन से पॉइंट्स थे? सर उसमें ए था 3,2। 3,2, ओके। हाँ, और बी था 5,2 5,2 और सी था 5,4। 2/2 का था ना, ठीक है, हाँ सर। हाँ ऐसा कुछ। तो ये जो रीजन है भाई, ये फॉरबिडन है, हाँ? इसमें आप नहीं जा सकते। ये हमारे सिटी मैप में एक जंगल है और आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते किसी भी टाइम पर। लेकिन आपको जो है पॉइंट ओ से पॉइंट पी पर पहुंचना है, विच इज 10,10। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी पाथ्स, कितने शॉर्टेस्ट पाथ होंगे। सही बात है, ये क्वेश्चन किसने ट्राई नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी कोई ट्राई करना चाहेगा? क्या तुम्हें याद है कि इसका जो बेसिक क्वेश्चन था, पहला जो वेरिएशन था, कि सिंपली कितने पाथ होंगे, अगर यही क्वेश्चन पूछूं कितने पाथ होंगे, ये फॉरबिडन वाली चीज ना लाओ, क्या आंसर होगा, कैसे निकालेंगे? सर, ओ वो से पी तक। लेफ्ट सॉरी राइट और अप वैसे। हम्म तो कितने राइट्स होते हैं, कितने राइट्स होंगे यहाँ पर, अगर ये 10,10 है तो? सर 10 9। नहीं होंगे बेटा, ये 10,10, दिस इज 1,0, 2,0, 3,0, सो ऑन टू 10,0। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो तुमने राइट को लिए हैं वो 10 ही तो हाँ होंगे सर, ना। 10 ही। 10 राइट, एंड देन यू विल टेक अप हाउ मेनी अप्स, ये भी 10। 10। तो क्या आएगा इसका आंसर, अगर मैं केवल इतना पूछूं कि शॉर्टेस्ट पाथ कितने होंगे? बस प्राप्ति और प्रसन्ना दोनों जो है दे आर स्ट्रगलिंग रियली। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो तुम लोग यार, मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम अभी बुकलेट सॉल्व करो और रिकॉर्डिंग देखना इसकी, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। लेकिन अगर बैठ सकते हो तो बैठना जरूर। हाँ भाई, तो क्या किया था हमने, अप arrangement, right? Every arrangement of 10 right and 10 up will give you a new path. Like जो मैंने अभी लिखा है, it is a path shown in the diagram. You take 10 rights first and then you take 10 ups. That is a path, right and up. तो अब जब हमको ये चीज पता है, जब ये हमने डिकोड कर लिया कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, अब इसी प्रॉब्लम का एक वेरिएशन दिया मैंने, ये फॉरबिडन रीजन है, where a is 3,2, b is 5,2, this is 5,4। अब यहां पर जरूरत है सोचने की कि हम कैसे काउंट करें उन पाथ्स को जो इसके थ्रू पास नहीं करते हैं, या फिर हम कैसे काउंट करें उन पाथ को जो इसके थ्रू पास करते हैं। भाई दोनों इनको आंसर तक पहुंचा देंगे ना, टोटल माइनस दोज पाथ्स विच पास थ्रू द फॉरबिडन रीजन। अच्छा ये बात ध्यान रहे कि तुम इस पर ए से बी जा सकते हो, बी से सी जा सकते हो, मतलब इस ये जो लाइन है जो मैंने येलो से बना दी है, क्या कलर है, येलो ग्रीन है क्या है, नॉट श्योर है, येलो ही है सर। येलो है ना, ठीक है। तो इस पर आप मूव कर सकते हैं, आप इसके अंदर नहीं आ सकते, है ना। अब बताओ, अब डिस्कस करो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं भाई, मैं तो ना कह रहा हूँ कि तुम एक ही बार में आंसर ले आओगे। अपने अपने आइडियाज बताओ ना। सर सबसे पहले ओ टू ए नंबर ऑफ एज देखेंगे। ओ टू, अच्छा ये आइडिया आ रहा है भाई कि हम पहले ओ टू ए जाते हैं, फिर सर फिर ए टू बी और ए टू डी। सर क्योंकि बीच में नहीं जा सकते ना, तो फिर
हाँ ठीक है, चलो A to B चले गए फिर। सर फिर बी से तो मतलब और कोई वे नहीं है वो फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए, बी और डी दोनों में से। अच्छा, तुम ये करो कि मतलब फिर यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो हम A से B जाएंगे या फिर A से B जाएंगे, और फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से अगर गए तो B to P और यहाँ पे D to P, यस। यही ना? बताओ भाई, उसका ये आइडिया है। तो अगर मैं इस तरीके से सॉल्व किया तो क्या हमारा आंसर सही आएगा? उसका लॉजिक है। तुम देखो ना, अब मैथ्स कहाँ बची, मैं थोड़ा तुमसे कोई फॉर्मूला पूछ रहा हूँ कि साइन थीटा बताओ इसका, और इसमें इसको इसमें डिफरेंशिएट कर दो दो, बट रीजन बच नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारे रीजंस बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ए पे जाएं क्यों? हम देखो ऐसे चले गए, ये ऐसा, ये पाथ, ये कहाँ नहीं जा रहा सर, है फिर फॉरवर्ड? जो एक को एक्सक्लूडिंग है वो भी काउंट कर लेंगे हमारे। वो कैसे करोगे? कैसे? अगर तुम सारे केसेस बना रहे हो तो बहुत काम लंबा हो जाएगा ना। सर स्क्वायर का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट फिर सेंटर। ए टू सेंटर पॉइंट के वेज और बी टू सेंटर पॉइंट के एज को टोटल से माइनस कर देंगे। फिर से बोलो। सर ए से सेंटर पॉइंट के वेज जैसे जा सकते हैं और बी से सेंटर पॉइंट के केसेस माइनस कर देंगे टोटल से। ए और बी कहाँ है? किसकी बात कर रहे हो तुम? ओ और पी की बात कर रहे हो क्या? सर नहीं, स्क्वायर के जो ए और बी पॉइंट्स है। तो बी से क्यू तक कौन से पाथ है भाई? समझ नहीं आ रहा मुझे। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, क्या कहना चाह रहे हो? ए से सेंटर पॉइंट तक तो जा सकते हैं, ठीक है। बी से कैसे जाएंगे सेंटर पाथ तक? कुछ समझ नहीं आया। ए से सेंटर पाथ, सेंटर ऑफ द स्क्वायर तक गए, फिर बी से कैसे जा सकते हैं? बी से जा नहीं सकते, बिकॉज बी से जाने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं लेफ्ट लेना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ वो नहीं होगा। हम्म। और सोचो, कमान यार, कहाँ है सब? कृष्णा, कृष्णा कहाँ है? कृष्णा कुछ बताएगी? हम्म। सोचो, सोचो कुछ बताओ। कैसे जाओगे अपने फ्रेंड से, कैसे मिलोगे? पी पर, बेचारा पी पर खड़ा हुआ है और बीच में ये पूरा जंगल है। मैं सोच रही हो तुम कितने, इन हाउ मेनी वेज यू कैन रीच टू पी फ्रॉम योर ओरिजिन, योर इनिशियल पोजीशन। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ना। तो बस मुझे अपना लॉजिक बताओ, अगर सही होगा तो सच, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट अगर नहीं आया, अगर गलत होगा तो मैं उसका रीजन बताऊंगा, तुम गलत कहाँ सोच रहे हो। रेक्टिफाई करो फिर सोचो, रेक्टिफाई करो फिर सोचो। एक्ट लाइक ए मशीन वी डू। हम वैसे भी करते हैं, और कैसे करते हैं, ये तो है तीन असली तरीके दुनिया। ही होंगे ना इसके तो 3 पॉसिबल। तरीके होंगे, हाँ। क्या 3 तरीके भाई? सर दो तो आपने नोट डाउन किया है, ओ से आर और फिर वहां से ऊपर जाके पी तक, फिर अभिजीत वाला तरीका एक, और दूसरा तो ओ से ऊपर जाएगा और फिर पी की तरफ, लेकिन वो तो ऑलमोस्ट सेम एज पहले तरीका हो, तो 2 into कर देंगे। नहीं यार, इतना सिमेट्री ऐसी थोड़ी ना है, इस तरह की सिमेट्री नहीं है। इंटू 2 कर दोगे, और जो रास्ते इससे थ्रू नहीं जा रहे, मतलब ए तक भी नहीं जा रहे हैं, तो वो काउंट कैसे करोगे? क्वेश्चन तो ये भी है ना, कि जो मैंने सर पाथ इसमें बनाया है। कुछ बायनोमियल का यूज होगा क्या? बाइनोमियल का अब मुझे नहीं पता, तुम्हें अगर करना हो तो करो, लग रहा हो तो कर लो। नहीं सर, क्योंकि एक ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था स्टेट लेवल में, बहुत सारे केसेस बन रहे थे, तो गौरव सर ने बोला था कि कुछ तो बायनोमियल का था, मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें पढ़ाया नहीं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। हाँ भाई, और ईशुजोत बताएगा, ट्राई करेगा ईशुजोत? कुछ भी देख, लॉजिक वाली बात है ना, कि मतलब क्या
लग रहा है क्या हो सकता है यहाँ पर? अच्छा यशोजोत ये बता मुझे, एक पाथ बोल के बता यशोजोत, जो एक्सेप्टेबल नहीं है. अंडर दीज कंडीशंस दिस path is not acceptable. Can you tell me a path which is not acceptable? 3 to the right फिर Example. या किससे? O से स्टार्ट करना है. हाँ, अच्छा तो राइट पे 4 times मतलब you took 4 right, okay, 4 right, and then up all the way. how many? Up लिया हमने. All the way. Okay. All the way up. So basically देखो तुम ये वाला मैं शो करो जो वो बता रहा है, वो ये वाला है. Right 4 लिए उसने, and then he took up all the way. और ये देखो ये जो पाथ है ये obviously invalid हो गया because it is going through the region. अभी जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, जो तुमने भी बताया, ये एक एग्जांपल है. Then we took some right जो बचे हुए थे. इस एग्जांपल के बाद किसी को कुछ क्लिक किया? सर फर्स्ट 4 लेंथ, फर्स्ट 4 लाइंस तक वो पॉसिबल है, लाइक 4 राइट्स लेके फिर आप. मतलब मेरा कहना ये है कि तुम जो इनवैलिड पाथ्स हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनकी काउंटिंग अगर करने की सोचो जोहेब, तो काम बहुत इजी हो जाएगा. हाउ सर मेनी ऐसा कर इनवैलिड? सकते हैं सर, जो टोटल पाथ्स है और माइनस कर देंगे, जो फॉरबिडन एरिया में घूमने के जो तरीके हैं उसको उसमें माइनस कर देंगे. अबे तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ. तो जो फॉरबिडन में से पास हो रहे हैं वो काउंट कैसे करेगा ये तो बता. माइनस ही करने की बात मैं कह रहा हूँ. माइनस करना इजी है, लेकिन वो पाथ कैसे काउंट करेंगे जो फॉरबिडन रीजन से पास हो रहे हैं ये तो बताओ. सोनल सर हाँ सर 4 राइट्स और 3 अप्स का एक अरेंजमेंट कर लेंगे तो फिर वो सारे O to Q वाले मिल जाएंगे. वेरी नाइस. सो आफ्टर लेट्स से 5 मिनट्स 10 मिनट्स, देखो ये फायदा है. किसी को तो क्लिक किया ना. एवरी पाथ विच इज पासिंग थ्रू Q, एवरी पाथ. भाई तुम ये सोचो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दुश्मन कौन है यहाँ पर, कौन है जिसको जो तुम्हें नहीं चाहिए. फॉरबिडन रीजन बोलना तो इट इज लाइक अ जेनरिक स्टेटमेंट. हमें क्या समझ में आएगा फॉरबिडन रीजन क्या है. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वो सारे पाथ्स हैं जो Q से पास होते हैं, जो Q से पास हो रहे हैं, ये वही पाथ्स हैं जो नहीं लेने. इनके अलावा और कोई पाथ नहीं है. देखो ना, जो भी पाथ Q से पास होता है, देखो उसको देख लो. फॉर एग्जांपल ये चला गया ऐसा. नाउ दिस पाथ इज नॉट एक्सेप्टेबल. व्हाई? बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू Q. तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पाथ जो Q से पास होता है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. लेकिन अगर कोई पाथ Q से पास नहीं हो रहा है तो वो हमेशा वैलिड ही तो रहेगा. कोई भी पाथ जो Q से पास नहीं हो रहा है इट इज गोइंग टू बी अ वैलिड पाथ. बताओ मेरी बात सही है कि नहीं सही? तुम्हें समझ में आया? अब जो भी पाथ Q से पास होते हैं वो इनवैलिड है. तो खत्म हो गई बात. अब देखो टोटल का आंसर है हमारे पास 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल. और जो हमें नहीं लेने, यानी जो फॉरबिडन रीजन से पास हो रहे हैं पाथ्स, और ये वाला मैंने इसीलिए इसके पहले कराया था. अगर तुम देखो तो ये वाला एग्जांपल हमने इसके जस्ट पहले किया था कि इस पॉइंट से पास होने वाले पाथ कितने होंगे. पाथ्स पासिंग थ्रू पॉइंट Q विल बी कितने होंगे. पहले तुम O से Q जाओगे, दैट मींस 4 राइट एंड 3 अप्स, है ना. तो कितने वेज होंगे? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय. अब तुम Q से P तक जाओगे ना, Q से P, तो कितने बचे भाई? टोटल 10 थे ना, तो 6 बचे इधर और यहाँ बचे 7, राइट. तो 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा?
20 factorial divided by 10 factorial minus 7 factorial 4 factorial 3 factorial multiplied by 13 factorial divided by 6 factorial 7 factorial. That's it. खत्म हो गई बात. समझे? तो ये वो क्वेश्चन था जो बहुत पहले ओलंपियाड में आया था और you guys were able to crack it, क्योंकि ओलंपियाड में आधा घंटे मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, 2 मिनट नहीं मिलता है. जेई का क्वेश्चन थोड़ी ना है कोई. तो बैठ के हम सोचते रहेंगे होएगा यार. यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो करना है. करो, टाइम है हमारे पास. रिसर्च करो, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको और टाइम दो, तभी फायदा मिलेगा. नोट कर लो, इसका आंसर नोट कर लो, और नहीं समझ में आया हो तो डिस्कस करो दोबारा. अगर ये लॉजिक, ये मेथड नहीं समझ में आया हो तो उसको दोबारा डिस्कस करो. सर अभी इसमें फॉरबिडन एरिया 2/2 का स्क्वायर है. अगर 3/3 का होगा तो फिर हमें ऐसे 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे क्या? वेरी नाइस. अब आ गया इस क्वेश्चन का भी एक्सटेंशन. ये देखो, ये भी बच्चे होते हैं जो टीचर को जीने नहीं देते, फिर व्हाइट हेड जूनियर जैसे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं. ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा. बट वेरी गुड, ऐसा करना चाहिए कि भाई अगर ये मैं तो 2/2 वाला बना के तुम्हें दिखा दिया. अगर ये फॉरबिडन रीजन 3/3 का होता तो राधा कितने पॉइंट्स होते जो फॉरबिडन होते? फिर 4 पॉइंट्स 4 लेते पॉइंट. जैसे मतलब अभी एक हाँ. हुआ है. राइट. तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर केवल एक पॉइंट था Q, यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स होते हैं. Q1, Q2, इसमें सारे केस ऐड हो जाते हैं ना, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्या करो जोएब, क्या हो जाता है? फिर सारे केस मतलब पहले ओरिजिन से Q1 और फिर मल्टीप्लाई होता है Q1 से एंड तक. हाँ, वैसे सबके लिए करते हैं. पासिंग थ्रू Q1 प्लस पासिंग थ्रू Q2 प्लस पासिंग थ्रू Q3 प्लस पासिंग थ्रू Q4. ठीक है, बट अभी काम खत्म नहीं हुआ. यहाँ पे कोई दो भी हो सकते हैं. यस, ओवर काउंटिंग होगी. नहीं, कोई दो जो हो सकते हैं वो तुमने काउंट कर लिए भाई. जब मैंने कहा पासिंग थ्रू Q1, दोनों के पास हो सकता है. ये हो गया पाई, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. यानी यहाँ पे तुम्हें फिर यही काम करना पड़ेगा. S1 मतलब क्या? टेकिंग 1 पॉइंट एट ए टाइम माइनस S2 मतलब क्या? टेकिंग 2 पॉइंट्स एट ए टाइम, कि दोनों पॉइंट से पास होने वाले पाथ, प्लस S3 टेकिंग 3 पॉइंट्स एट ए टाइम. S4 भी थियोरेटिकली आना चाहिए, बट S4 आ नहीं पाएगा. रीजन, चारों पॉइंट से पास होने वाला कोई पाथ हो नहीं सकता है ना. कोई पाथ ऐसा नहीं है जो चारों से पास हो. तो हमें टोटल में से ये चीज सबट्रैक्ट करनी होगी. That's it. अब तुम 3/3 कह लो, 5/5 कह लो, रेक्टेंगुलर कह लो, तुम फॉरबिडन रीजन किसी भी शेप में बनाओ, दिस थ्योरी विल ऑलवेज वर्क. अब इसमें वेरिएशन और बनाने की जरूरत नहीं है. नाइस. अच्छा क्वेश्चन कोई और और बताओ भाई, और कोई बात? तो ग्रिड वाला एक क्वेश्चन जेई में आया था जिसके हमने इतने वेरिएशंस कर लिए, और अगर तुम्हें एडवांटेज मिला तो बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है कि जेई में ऐसा कुछ आ गया सिमिलर सा, बट मुश्किल है. आगे बढ़े. हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा था आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, याद है? जिसमें हमने वो फॉर्मूला बनाया था, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट का ही फॉर्मूला था ना, n+r-1 CR-1. उसके हमने क्वेश्चंस किए थे, है ना? हाँ सर. हाँ सर. तो उन क्वेश्चंस को तुमने मतलब प्लेन लैंग्वेज में थे कि भाई इतनी चीजें हैं वो डालनी है, आंसर निकालो. तुमने फॉर्मूला लगाया, कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन था तो वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया उस तरह. कुछ क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं होगी, फिर भी वही थियरी यूज हो रही होगी. जैसे मैं केवल तुम्हें अब एग्जांपल्स कराऊंगा आज, ठीक है? और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बुकलेट में भी होंगे, तुम देखना. जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है हमारा
In how many ways? In how many ways? 3 persons can be selected out of 10 sitting in a row. Answer is 10C3. 10 में 3 चूज कर लो. But आगे क्वेश्चन भी और भी है. Such that no two are adjacent. ये क्वेश्चन है यस सर, बुकलेट में सर है। ऐसे बहुत सारे हो ही नहीं रहे थे। सर वो थोड़ा बस अलग है, वो लाइब्रेरी में बुक का बोल ठीक है, बट सेम ही चीज है, एडजस्टमेंट को नहीं लिख सकते हैं, बाकी सब को लिख ठीक है, ठीक है, ओके. तो यहां पर क्या है भाई कि जो मैं 10 लिख देता हूं, ये है वो 10 लोग. आपको चूज करने हैं 3. फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकंड चूज कर लिया, 4 चूज कर लिया, 8 चूज कर लिया, चलेगा. दिस सिलेक्शन इज फाइन बिकॉज इट इज अबाइडिंग द रूल, द कंडीशन कि भाई कोई भी 2 एडजेसेंट नहीं होने चाहिए. कोई 2 एडजेसेंट नहीं है. बट 2 के बाद अगर तुमने 3 सिलेक्ट कर लिया होता, नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है. 2 के बाद 3 तुम सिलेक्ट नहीं कर सकते. अब बताओ इसका तुम आंसर कैसे निकालोगे? टोटल माइनस एडजेसेंट 2 कर लेंगे. ओके, ओके, चलो लेट्स गिव इट अ शॉट. टोटल तो हमको पता है 10C3 एंड माइनस क्या करना है उसमें, जो कॉम्प्लीमेंट्री केसेस हैं, बताओ. सर अगर 2 एडजेसेंट है तो ऐसे 9 केसेस बनेंगे इसमें. 2 एडजेसेंट हैं तो उसके 9 केस बनेंगे. ये बिल्कुल सही बात है. 1 2 या फिर 2 3 या फिर 3 4 से लेके 9 10. ठीक है, 9 केसेस. दैट्स इट. तीसरा बंदा सर शायद तीनों एडजेसेंट होंगे, वो भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. नहीं, लेकिन ये जो 9 केसेस हैं इसमें तुमने केवल 2 ही बंदे सेलेक्ट किए ना, तीसरा तो आया ही नहीं भाई. 9 तुमने क्या बोला, फॉर एग्जांपल 1 2 सेलेक्ट कर लिया हाँ या सर. फिर 2 3 सेलेक्ट कर लिया, है ना. इससे क्वेश्चन हो जाएगा. ये मेथड बिल्कुल सही है. और अगर तुम इस मेथड से करना चाहते हो, चलो तुम्हें करके दिखाता हूँ. 10C3 जरा सा कैलकुलेट कर लो, अच्छा रहेगा. आंसर भी देख लेंगे कितना आ रहा है. क्या होता है 10C3? 10C3 क्या होता है? 120. 20. अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट में 2 केस बनेंगे. पहला, ऑल 3 आर एडजेसेंट. अब ये चीज मतलब फिंगर्स पे काउंट की जा सकती है कि ऐसे कितने सिलेक्शंस होंगे. इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट 3 पीपल सच दैट all 3 are adjacent. 8. वेरी गुड. भाई तुम देख लो ना इसमें कौन सी मैथ्स, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है. 1 2 3 हो सकता है, 2 3 4 सर हो 1 सकता और है. 10 को एक्सक्लूड करना होगा. क्यों? मतलब उनमें लेफ्ट, उसके लेफ्ट में कुछ है नहीं ना, तो 3 एडजेसेंट हो ही नहीं सकते. हाँ, फर्स्ट मतलब लास्ट 1 से हमने स्टार्ट किया ना. सर 1 2 3 8 तो हो तक ही ही गया. काउंट सर करेंगे, 8 8 के केसेस बाद नहीं बन करेंगे. जाएंगे. 8 आंसर इज 8. बिल्कुल सही है. और दूसरा केस एग्जैक्टली 2 आर एडजेसेंट. 9. नो, यहां तुम गलती कर रहे हो. और तो अब समझो कि तुम गलती क्या कर रहे हो. एटलीस्ट 2 का है ना. 9 कुछ भी नहीं है. 9 मतलब बेसिकली गलत आइडिया है. 9 क्यों गलत हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो, तुमने इन दोनों को सिलेक्ट किया. आई सिलेक्टेड 1 and 2. जब तक तुम तीसरा बंदा सिलेक्ट नहीं करोगे तुम्हारा टास्क हुआ ही नहीं यार. तुम 9 क्या बोल रहे हो? तुम लोग जो 9 कह रहे हो, there are 9 ways to select 2 people adjacent to each other. But is it our task to select 2 people only? No, we have to select 3 people. यार 3 लोग सेलेक्ट करने हैं. तो तुम 2 लोगों को सेलेक्ट करके खुश हो गए. into 7C1.
that somewhere मतलब थोड़ा बहुत बेटर हुआ, it is not again correct. तुमने दिमाग लगाया कि मैंने अगर 1 2 को सिलेक्ट किया तो तीसरा जो बंदा होगा वो ये थर्ड बंदा नहीं हो सकता, तो जो लोग बचे हैं 7 उनमें से तुम कोई एक ले लोगे। बहुत स्मार्ट हो तुम लोग, बहुत अच्छी बात है। सर लेकिन But वो बस imagine- कॉर्नर वालों के लिए हाँ है ना। सर, हाँ सर, लेकिन अगर बीच वाले को सिलेक्ट किया तो तो 61 yes, अगर मैंने 4 और 5 सेलेक्ट किए होते तो 3 और 6 दोनों को इग्नोर करना पड़ता, और उस केस में अब केवल 6 ऑप्शंस बचते। तो फिर तो 2 यहाँ केस पर हाँ, यहाँ पर जो 2 कॉर्नर वाले सिलेक्शंस हैं, कॉर्नर मतलब ये वाले 9 10 1 2, इसके लिए तो 7 ऑप्शंस हैं। मतलब अगर मैंने 1 2 को सिलेक्ट कर लिया तो आई हैव 7 ऑप्शंस। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? यस सर। यस तो मुझे बताओ कि एग्जैक्टली 2 और एडजेसेंट वाले सर, दो केस की केस काउंटिंग बना के क्या आप होगी? ऐड नहीं कर सकते? 7 cases if I am selecting 1 2, 7 cases if I am selecting 9 10, and for remaining, अच्छा रिमेनिंग केसेस कितने बचे अभी हमारे पास? टोटल तुमने कहा था 9 केसेस है ना? एक मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 1 2, एक मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 9 10, तो केस बचे कितने? 7 केस बचे। यस Yes. और 7 में मल्टीप्लाई, 7 का मतलब देखो 7 केसेस कौन से हैं, लाइक 4 5 सेलेक्ट कर लिया, या फिर 7 8 सेलेक्ट कर लिया, 6 7 सेलेक्ट कर लिया, हम इन केस की बात कर रहे हैं। बट केवल 7 लिख के बैठ नहीं जाना, 7 सिलेक्शंस के बाद हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग तीसरा बंदा जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे तुमने 4 5 को सेलेक्ट कर लिया तो काम खत्म नहीं हुआ, अभी तीसरा भी सेलेक्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 है ना? और ये कितना आ जाएगा अभी जरा कैलकुलेट कर बताओ। 14 प्लस 42 कितना हो गया? 56 56। तो तुम्हारा आंसर आ चुका है। क्या होगा तुम्हारा आंसर? तुम्हारा आंसर होगा 120 माइनस सम ऑफ दीज टू केसेस, यानी 8 प्लस 56, एंड क्या आ गया अभी आंसर फाइनली हमारा? बताओ। 56 यस सर। हाँ 56 यस सर। 56, दिस इज द आंसर। और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये जो मेथड था हमारा बिल्कुल बेसिक मेथड था, इट वाज बेस्ड ऑन वेरी बेसिक काउंटिंग। पीएनसी का यूज हमने मिनिमम किया है इसमें, पीएनसी थियरी का हमने कुछ खास यूज किया ही नहीं। अरे 3 एडजेसेंट हमने फिंगर्स पे काउंट कर लिए, 2 एडजेसेंट भी हमने एक तरीके से काउंट ही किए, आंसर निकाल दिया। मेथड कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया मेथड है। बट प्रॉब्लम इसमें यही है कि जब तक चलो 3 बंदे थे तो केस तब भी लिमिटेड थे, अगर मैं 4 सिलेक्ट करने होते या 5 सिलेक्ट करने होते तो केसेस जो है वो बढ़ते जाते, है ना? एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, और काउंटिंग भी बहुत बढ़ जाती। वी नीड अ बेटर अप्रोच, लेट्स कॉल दिस मेथड 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई नीड अ बेटर अप्रोच। अब तुम्हें यह सोचना है कि हाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट थियरी, दिस थियरी आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट वाली चीज, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट वाली चीज से ये रिलेटेड कैसे है, ये सोचना है हमको। आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ कि वही वो वाली इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू समथिंग, इस चीज से क्या रिलेशन है इस क्वेश्चन का, ये बताओ सोचकर, कैसे रिलेटेड हो सकता है? आई नीड अ बेटर अप्रोच। और क्यों जरूरत है समझ में आ रहा है ना, मतलब मेथड 1 से आंसर आ चुका है, हम क्यों मतलब सोच रहे हैं इस बारे में, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 3 पर्संस की जगह पे 4 5 हुए, वैसे ही जो है ये मेथड बेकार हो जाएगा, मेथड 1। फिर तुम्हें गिव अप करना पड़ेगा, इतनी काउंटिंग तुम नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हें पहला हिंट दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस थियरी से रिलेटेड है। किस थियरी से? फाइंड द नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 20। इस टाइप के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है। अब दिमाग दौड़ाओ और सोचो कि अब इस हिंट के बाद सोचो कैसे कनेक्ट कर सकते हो उस थियरी को इस क्वेश्चन से।
वेदांत, वेदांत है? हाँ वेदांत, बताओ वेदांत, कुछ सोचो भाई। नहीं, मैं तुम्हें सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो एक ऐसे क्वेश्चन में जहां पर वो इक्वेशन फॉर्म हो जाए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू समथिंग, मतलब इस टाइप की कोई इक्वेशन। जैसे वो इक्वेशन फॉर्म हो गई तो तुम्हारी थ्योरी रिलेट हो गई, तुम्हारे पास तो उसका फॉर्मूला है, आंसर आ जाएगा। हाउ कैन यू कन्वर्ट द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन इन सच अ मैनर दैट दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड, अ लीनियर इक्वेशन लाइक a प्लस b प्लस c प्लस s, इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म हो जाए। व्हाट इज a, व्हाट इज b, व्हाट इज c, व्हाट इज d? कम ऑन। सर अगर हम ऐसे करें कि हम 3 balls है इसमें a plus b plus c, उसमें भी 2 केसेस बनाए, इसमें a plus b plus c is equal to sum of 3 consecutive numbers, तो sum of 2 consecutive numbers और दोनों को subtract करें। But sum of 3 or 2 consecutive numbers will vary, it will not remain constant, Yes sir. right? So अप्लाई कैसे करेंगे उस फॉर्मूले को? अगेन हम ये हाँ, ऐसा करें A is a person then B will be greater than B plus 1. if A is the person then B will be greater than A plus 1. B will be greater than A plus 1। बात तो सही है, ये बात तो सही है, बट नंबर्स का सम कांस्टेंट रहेगा क्या? फिर बात प्रॉब्लम फिर आएगा ना। इफ A is the number of person you're selecting, suppose I'm selecting third person, then I'm selecting fifth person, then I'm selecting ninth person, the sum of these numbers will not remain constant, क्योंकि मैं सेलेक्ट कर लूंगा फोर्थ को, सिक्स्थ को, टेंथ को। तो प्रॉब्लम ये है कि जो तुम इक्वेशन फॉर्म करोगे उसके राइट हैंड साइड में जो नंबर है दैट शुड बी अ कांस्टेंट, और अगर वो नंबर वेरी भी करता है तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आने चाहिए वहां पर। सर इनइक्वालिटी बन जाएगी ना जैसे उसने कहा उससे? इनइक्वालिटी तो बन जाएगी, बट फिर सबका वेरिएशन अलग अलग चेक करना पड़ेगा ना कि उस इनइक्वालिटी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। कुल मिला के टास्क बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन लगभग ऐसी हो जाएगी उसमें भी जो हमने मेथड 1 में किया। मतलब फॉर्मूले का एडवांटेज तुम ले नहीं पाओगे। I want you to form an equation where sum of variables will remain constant. This plus this plus this plus this. What will remain constant? Tell me. अब दिमाग उस पे लेके जाओ ना कि constant रहेगा क्या? When you're selecting 3 persons, दो चीजें constant है, number of people you are selecting और number of people you are leaving out, you're not selecting. ये दो numbers constant है, number of people, I'm not talking about the number of the person you're selecting, उसका number क्या है? वो तो नंबर वेरी कर सकता है, यू कैन सेलेक्ट सेकंड पर्सन, फोर्थ पर्सन, एट्थ पर्सन जिसमें लिखा हुआ है, तो वो नंबर चेंज हो सकता है। बट द नंबर ऑफ नंबर्स हियर, जो नंबर्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके नंबर्स वो तो कांस्टेंट है। हम 3 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, हम 7 लोगों को छोड़ रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, कोई बात नहीं। तो अब ये देखो, हमें क्लिक नहीं किया है ना, यहां पर अब तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो अब मैं जो बताऊंगा वो ऑलमोस्ट सोल्यूशन हो जाएगा, बट उसके बाद तुम आंसर अपना निकालना। ये जो सेकंड, हाँ, a plus b plus c में ऐसी इनइक्वालिटी नहीं बना सकते क्या कि a plus b plus c greater than equal to 3a plus 3? a plus b plus c is greater than equal to 3a plus 3। उससे फायदा क्या होगा? सॉल्व कैसे करोगे उसको? जो तुम केस बनाओगे उसमें फिर abc पे कंडीशन आ जाएगी। हाँ सर, यस सर। दिस इज योर, इन दिस एग्जांपल जो मैंने भी दिया,
second person is your first selection, this is your second selection, and this is your third selection. Every time you select first person, let's call it a first selection. Now let's assume that before first selection there are a persons left. जैसे इस एग्जांपल में एक ही बंदा है. Between first and second selections there are b persons. Between second and third selection there are c persons, and after third selection there are d persons. Did you get it? A क्या है यहाँ पर? A is the number of persons left before first selection. Then what is B? B is the number of persons left between first and second selection. And similarly C and D. Alright, ये मैंने ABCD assume किया है. अब तुम सोच सकते हो कि ये ABCD मैंने क्यों assume किए हैं? Why ABCD? सबका सम कांस्टेंट 7 आएगा. Yes, because अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सम है A plus B plus C plus D will be equal to 7. Why? Because I'm making 3 selections. तो मैं 3 selections कर लूंगा तो बच्चे तो 7 ही लोग ना हमेशा. अच्छा, इक्वेशन तो फॉर्म हो गई, बट क्या इस इक्वेशन पे हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? आओ देखते हैं. फॉर्मूला एप्लीकेबल कब होता है? जब होल नंबर सॉल्यूशंस होते हैं. होल नंबर मतलब A की वैल्यू 0 से 7 तक वेरी कर रही है, B की वैल्यू 0 से 7 तक वेरी कर रही है. क्या A की वैल्यू 0 से 7 तक वेरी करेगी? और मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, नंबर्स लिख रहा हूँ तो अपने आप सोच के बताओ कि A की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है. व्हाट इज A? ये ध्यान रखना. A is the number of persons you can leave before the first selection. तो क्वेश्चन ये है कि A का वेरिएशन क्या है? A कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ये तुम्हें यहाँ पे लिखना है. बताओ क्या है A का वेरिएशन? 0 to 5. 0 वाली बात सबको समझ में आ रही होगी कि A की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज मैं पहले बंदे को भी तो सिलेक्ट कर सकता हूं. अगर मैंने पहले ही बंदे को सिलेक्ट कर लिया तो उसके पहले आई एम लीविंग आउट 0 पर्सन्स. बिल्कुल बात सही है. अच्छा, A की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाई डिड यू से 5? 5 क्यों बोला? 6, 8 and 10 को अगर सिलेक्ट किया मतलब 10, 8, 6, यही ना. तो बिल्कुल सही कह रहा है वो कि अगर मैंने भाई मैक्सिमम लोग छोड़ने हैं पहले सिलेक्शन के पहले, तो ये हमारा यही केस है जिसमें मैक्सिमम लोग छूट सकते हैं. एकदम एंड पे हमने ले लिए 3 लोग, लेकिन एडजस्टेंट नहीं होने चाहिए कोई भी. तो यही हो सकता है बेस्ट पॉसिबल केस. तो ऑब्वियसली A की वैल्यू 0 से 5 तक वेरी करेगी. वेरी गुड. और अगर A की वैल्यू 0 to 5 जाएगी तो अब ये तुम सोचो खुद कि मैं क्यों लिख रहा हूं कि D की वैल्यू भी 0 to 5 होगी. अगर A 0 to 5 है तो D भी 0 to 5 है. समझाइए मैंने क्यों लिखा ऐसा? क्यों A और D सिमेट्रिक है? हाँ क्यों? यस फर्स्ट सिलेक्शन के पहले या लास्ट सिलेक्शन के बाद बात तो सेम ही होगी ना, सिमेट्री है. ठीक है. व्हाट अबाउट B? नाउ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ B, वेयर B इज द नंबर ऑफ पर्सन्स लेफ्ट between first and second selection. So what is the minimum value of B? 1. Minimum 1, because in this question there is a condition. That condition is no two are adjacent. तो हमें definitely कोई दो अगर एडजसेंट नहीं रखने हैं तो हमें एक बंदा तो उनके बीच में रखना ही पड़ेगा. मिनिमम वैल्यू B की 1 है और मैक्सिमम फर्स्ट सिलेक्शन और सेकंड सिलेक्शन के बीच में मैक्सिमम गैप तुम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम लोग कितने छोड़ सकते हो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सिलेक्शन? तो 6. 6.
भाई पहला बंदा ले लिया मैंने, अब क्योंकि गैप को मैक्सिमाइज करना था मैंने पहले को पहले ले लिया। जो सेकंड सिलेक्शन है वो अगर हम देखो सर 4 नहीं होगा, 8 ये देख लो 8 कैसे हो सकता है, 6 होगा ना भाई। हाँ सर समझा। क्या तुम 6 से ज्यादा लोग छोड़ सकते हो बीच में? 8 तो हो ही नहीं सकता। 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, मैं कह रहा हूँ कि पहले सिलेक्शन और दूसरे सिलेक्शन के बीच में गैप, तो ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा ना यार, ये मैं थोड़ा सिखा सकता हूँ। एप्टीट्यूड वाली बात है ना यार, कि तुम्हें सिंपली पूछा जा रहा है कि 3 लोग सेलेक्ट करो और पहले और दूसरे के बीच में गैप को मैक्सिमाइज कर दो। तो वो तो ऑब्वियस बात नहीं है कि पहला बंदा हम स्टार्टिंग में बैठा देंगे और दूसरे को एकदम कॉर्नर में लेके जाएंगे एंड में, जहां जितना हम ले जा सकते हैं। अगर पहला सिलेक्शन पहले पे ही कर दिया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन जो सेकंड सिलेक्शन है उसको 8 के आगे नहीं ले आ सकते हैं, बिकॉज थर्ड सिलेक्शन फिर कर ही नहीं पाएंगे। तो 1 to 8, तो बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 6। और अगर B 1 to 6 है तो फिर से एक बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि C 1 to 6 क्यों होगा, ये समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, तो क्या अब ये बताओ, ये लिखने के बाद मैंने तुम्हें ABCD एक्सप्लेन किया क्यों 0 to 5 है 1 to 6 है। इतना लिखने के बाद बता सकते हो कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कि नहीं? जो हमारा फॉर्मूला था n + r - 1 CR - 1 जोहेब, क्या वो फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो फॉर्मूले में मतलब हम लोग कोई भी लिमिट ऐसा नहीं रखते थे, सबका लिमिट अलग अलग। वहां पर 0 से हम बोलते थे कि ऑल होल नंबर सॉल्यूशंस, हालांकि 0 से लिमिट अपने आप 7 हो तक। जाएगी हाँ 0 लिमिट से 7 तक, लेकिन ये पहला 0 to 5 है, दूसरा पे 0 भी नहीं है, 1 to 6 है, 1 to 6 है, फिर 0 to 5 है। तो सबसे पहली बात तो ये हम करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे 0 नया एक्सेप्ट वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले हम B और C को सही करते हैं। B और C को सही करने का मतलब कि B की जो वैल्यू है जो 1 to 6 वेरी कर रही है, 1 to 6 जा रही है, उसको 0 से स्टार्ट करवाना है। तो B को मैं क्या अज्यूम करूं? P + 1। B को मैंने P + 1 अज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर B की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है तो P + 1 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो क्लास में कराया हुआ है सब्स्टिट्यूशन। तो P क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑन द अदर हैंड अगर B जो है हमेशा 6 से छोटा है, P + 1 6 से छोटा है, तो P हमेशा 5 से छोटा है। तो जो P का वेरिएशन होगा वो क्या हो जाएगा फिर? P जो है 0 और 5 के बीच में होगा। सिमिलरली मैंने C को भी अज्यूम कर लिया, मान लो ऐसा कुछ Q + 1। क्यों? जिससे ये जो P और Q होंगे ये दोनों 0 से 5 तक वेरी कर रहे होंगे, 0 1 2 3 4 5। अब अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया उस इक्वेशन में, तो जो इक्वेशन थी A + B + C + D = 7, वहां पे जाएगा A + P + 1 Q + 1 and + D = 7, और इसके बाद जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो होगी A + P + Q + D = 5, where all variables A, P, Q, D belong to 0 1 2 3 4 5। इतना करने के बाद अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई है ये वाली, और ये रही कंडीशन, क्या हमारा फॉर्मूला अब एप्लीकेबल है? क्या वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? यस यस सर अभी यस सर, अभी मतलब रेंज Because सेम है ना सब, तो फिर यस, अब सभी वेरिएबल्स की रेंज 0 to 5 है, यानी सारे होल नंबर जो पॉसिबल थे आ सकते हैं, तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो बताओ फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n + r - 1 C r - 1, which is कितना आ गया? 8C3 8C3 क्या होता है? 56 और 56 वेज होंगे जो हम निकाल चुके थे पहले मेथड से,
56 वही हमने इस मेथड से निकाला, जो कि एक्सप्लेन करने में टाइम ले गया, लेकिन तुम देखो तो कुछ नहीं है। ABCD नंबर ऑफ पर्सन्स लेफ्ट, एक बार हमने उसको करेक्ट किया जिससे 0 से स्टार्ट हो जाए, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला का आंसर आ गया, कोई केस नहीं, कुछ नहीं। सर को हमें बी और सी में अपर लिमिट का नहीं चिंता करना पड़ा क्योंकि RHS में SP 5 आ गया। यस, तो अपर लिमिट हमेशा मेंटेन हो जाएगी। तुम करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो अपर लिमिट हमेशा मेंटेन हो जाएगी। जैसे तुमने उनको 0 से स्टार्ट करवाया जो नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप वो चीज बन जाती है। तो मैथ्स ही ऐसी है। इस चीज को तुम याद भी कर सकते हो, याद करने की एक ट्रिक है, वो सोल्यूशन नहीं है। याद मतलब ये जो आंसर है उसको याद करने की भी ट्रिक है, इसको लोग याद रखते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 8C3, क्योंकि 8C3 अपने आप में क्या है, सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 8। तो इस चीज को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है एक तरीके से, आंसर 8C3 क्यों आया। तो मान लो कि इस आंसर का एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, जिससे तुम इसको याद रख सको। मान लो कि ये जो है ये 7x जो है वो एक रो में रखे हुए हैं, x है, ठीक है। एंड देन वी हैव 3O ऐसा। अब मुझे करना है इन तीनों ओज को, ठीक है, प्लेस 3 ओज इन गैप्स। इन तीनों को 8C3 गैप्स में डालना है। तो गैप्स कितने बनेंगे? अगर 7x हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप्स होंगे। So the number of ways to place these 3 O's in 7 gaps will be 8C3. अब ये 7x क्या है और ये 3 O's क्या है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो एग्जांपल के लिए एक O यहां रख दिया, एक O यहां रख दिया और एक O मैंने यहां रख दिया। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम नंबरिंग करोगे। नंबरिंग जैसे कि स्टार्ट करो यहां से, x जहां भी x और O रखे हैं उनको 1 2 3 मार्क करो। लाइक x, इस x पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और जहां भी O है उनको मार्क करो। सो नो मैटर विच अरेंजमेंट यू चूज, जो तुम्हारे ओज होंगे उन पे जो नंबर आएगा वो कभी कंसेक्यूटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज पहले ही हमने ओज को गैप्स में डाला था। मेरे पास समझ आ रही है? ओ को गैप में डालने के बाद जब तुम नंबरिंग करोगे कंटिन्यूअसली 1 to 10 एक्स और ओ की, तो ओ पर कोई भी जो दो ओ हैं उन पे कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं आ सकते, कभी नहीं आएंगे। तो याद करने का तरीका ये है, जैसे इस क्वेश्चन में 10 लोग थे पहले स्टार्टिंग में, तो हमने क्या किया, मान लो 10 में से सबसे पहले 3 लोग निकाल लिए, सेलेक्ट नहीं किए, 10 में से 3 को बाहर निकाल लिया, बचे कितने? 7 persons are left, 7 persons left। अब इन 7 persons के बीच में गैप्स कितने होंगे? 8 गैप्स। और तुमने क्या किया, तुमने इन 8 गैप्स में से 3 गैप्स को चूज कर लिया। किस लिए? कि उन 3 लोगों को तुम उन 3 गैप्स में बैठाओगे। जितने तरीके से तुम उन 3 गैप्स को सिलेक्ट कर सकते हो, उतने ही तरीके से उन 3 बंदों को भी सिलेक्ट कर सकते हो जिनमें से कोई भी 2 एडजेसेंट ना हो। रीजन, जब भी तुम उनको बैठाओगे गैप्स में, तो गैप्स में बैठाना या फिर उनको सेलेक्ट करना, बात तो सेम ही होगी ना। मैं उनको बैठा रहा हूं, फिर मैं उनको पकड़ के खींच ले रहा हूं, बैठा रहा हूं, फिर मैं उनको पकड़ के खींच ले रहा हूं। तो जब भी मैं उन 3 लोगों को सिलेक्ट करूंगा जिनको मैंने बैठाया है, तो क्योंकि उनको बैठाया इस तरीके से गया है कि वो एडजेसेंट नहीं बैठ सकते, जब वो सिलेक्ट होंगे तब भी ऐसे ही सिलेक्ट होंगे, वो एडजेसेंट नहीं हो सकते। तो ये एक शॉर्टकट है इस आंसर को याद करने का। यानी कि अगर तुमसे पूछूं कि भाई जनरलाइज करो उसको कि आउट ऑफ n persons sitting in a row, n persons
sitting in a row, select R such that no two are adjacent. No two are adjacent. तो ये काम अब तुम डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब इसका आंसर निकाल सकते हो। आंसर निकालने का जो बेसिक तरीका है वो तो वही है जो सिखाया गया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस जो भी होता है, बट तुम इसका आंसर अब डायरेक्टली निकाल सकते हो यूजिंग दैट ट्रिक। क्या हमारी ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप n में से उन r लोगों को निकाल लो, n माइनस r पर्सन्स लेफ्ट। अब हम गैप्स काउंट करेंगे, कितने गैप्स होंगे अगर n माइनस n r minus r plus 1 CR. यस, तुम्हारा आंसर सही है, n माइनस r प्लस 1 गैप्स, और इसमें से चूज r गैप्स। So your answer is n minus r plus 1 CR। 10 और 3 वाले केस में 8C3 हो गया, जैसा भी आंसर होगा। तो ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो, बट ध्यान रहे कि यहाँ पर केवल इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पे काम करेगा जहां पे वो एडजसेंट नहीं है। अब मान लो मैंने क्वेश्चन बना दिया कि गैप दो लोगों के बीच में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो अभी आंसर नहीं आएगा। अब तुम्हें वापस उसी मेथड पे जाना पड़ेगा और इस बार बोलना पड़ेगा जो बी है वो 1 to 6 नहीं 2 to समथिंग हो सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ भी चेंज हो, ये मेथड हमेशा काम करेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आता है कि एडजसेंट नहीं होने चाहिए, तो फिर तुम्हारा ये फॉर्मूला काम में आ सकता है। ठीक है भाई, तो ये था ये क्वेश्चन, बुकलेट में जरूर रहा होगा, इसको सॉल्व कर सकते हो अब तुम। हाँ, अभी तो आपने बोला ना, अभी जो आपने बोला आप वो रिपीट कर सकते हैं। मैंने बोला कि अगर मान लो क्वेश्चन में बोला जाता कि 10 में से 3 लोग सिलेक्ट करो, लेकिन कंडीशन ये है कि किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, एक नहीं 2 होने चाहिए। तो ये जो मेथड है हमारा, जो हमने सीखा है मेथड 2, उसमें चेंज क्या होगा कि जो बी और सी है उसका वेरिएशन जो 1 से स्टार्ट हुआ था अब 2 से चालू, बस। तो उसको सॉल्व कर लो, मतलब ये मेथड जेनरिक है, इस मेथड का यूज करो, तुम्हारा ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है भाई, तुम जहाँ एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा ही था कि 2 लोग, मतलब 2 एडजेसेंट वालों को नहीं पिक करना है, बट उसमें 2 अलग अलग टाइप्स के थे, मतलब 5 लायंस एंड 4 टाइगर्स जैसा कुछ करके था, तो उसमें भी नहीं, वो अलग क्वेश्चन है, वो अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक रो में थे और वो गैप मेथड सॉल्व होता है, वो अलग क्वेश्चन है। इसको नोट करो, और इसी का एक वेरिएशन और है, इसका एक वेरिएशन ये है, व्हाट इफ these 10 persons sit in a circle। सेम क्वेश्चन, मतलब जो 10 लोग हैं इस बार, है ना, ये 10 लोग हैं हमारे, इस बार ये रो में नहीं एक सर्कल में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन वही है, क्या क्वेश्चन है? सेलेक्ट 3 such that no 2 are adjacent। बताओ भाई, इतने डिस्कशन के बाद, ये मेथड डिस्कवर करने के बाद, जो कि रो वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पे 10 लोग रो में थे, ये रो में बैठे हैं, अब ये सर्कल में बैठ गए, तो क्या कोई है जो आंसर बता सकता है? This question is kind of infamous because हर बुकलेट में, हर कोचिंग में इसको गलत इसका आंसर जो है वो गलत है, हर बुक में। तुम्हारी संगेज में भी हो सकता है इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन हो तो उसका आंसर गलत होगा।
और अनफॉर्चुनेटली इसको गलत पढ़ाया भी जाता है, मतलब आंसर को देखकर कई बार ऐसा होता है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसको मतलब जिस मेथड से वो आंसर आ सकता है वो तरीका सही बता दिया जाता है, और ऐसा लगभग हर जगह हुआ है। मैंने कई बार करेक्शन के लिए बोला भी, बट दे वर टू लेजी टू करेक्ट इट। तुम्हारे दिमाग में जो बात आ रही है ना, वही सबके दिमाग में आती है। तो इस टाइम 7C3 है क्या? हाँ, 7C3 वाला आंसर जो है वो हर जगह लिखा हुआ है और वो गलत है। 7C3 कैसे सोचा जोएब? सर वो मतलब पहले वाला ही कॉन्सेप्ट ऐसा लगाया। पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था कि भाई 10 में से 3 लोग निकाले, क्योंकि सर्कल में जो गैप्स बचेंगे 7, हाँ 7 हो गया। तो 7C3। बट सर उसमें 6 फैक्टोरियल भी तो मल्टीप्लाई होगा। 6 फैक्टोरियल? वो बाकी के 7 लोगों को तो सर्कल में उठा रहे हैं ना हम लोग। हमारा टास्क क्या है? आई थिंक यू मिस्ड इट। हमारा टास्क 3 लोगों को सिलेक्ट करना, उनको अरेंज करना थोड़ी ना है। अगर ऐसा होता तो पहले मेथड में भी तो मल्टीप्लाई होता। यस सर, यस सर। 7C3 इज नॉट करेक्ट, और उसका रीजन क्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल तो इस तरीके को भूल जाओ। जो हमने रो में किया था ना गैप वाला मेथड, वो यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं करेगा। इनफैक्ट जो मेथड तुमने यहाँ पे यूज किया ये वाला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वाला, वो सर्कल में काम नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा इसको तो हम डिस्कस करेंगे, बट इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हिंट ये है, every question of circle can be converted to a question of row. Circle arrangement can be converted to row arrangement if you pick a point. अगर एक पॉइंट उस सर्कल पर रख दिया जाए, भाई सर्कल क्यों है? बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ बिगनिंग, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एंड, जो कि रो में नहीं होता। रो में हमको पता है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि सर्कल को रो बना दिया जाए, और उसके बाद दूसरा तरीका ये है वही जो हमने मेथड 1 यूज किया था। यहाँ पर क्या मेथड था हमारा? वो गिन के टोटल माइनस वो केसेस जो हमें नहीं लेने हैं। इनफैक्ट एक तरीका और है, और वो तरीका अगर तुम कर पाओ तो सबसे अच्छा होगा, और वो ये है कि हमारा आंसर 8C3 आ चुका था। ये आंसर 8C3 क्या था? आंसर 8C3 कब था? रो में अगर बैठ रो में अगर जब वो रो में बैठे हैं। कैन यू टेल मी कि 8C3 इस बार करेक्ट होगा या नहीं होगा? इतना बताओ बस। और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? 8C3 will not be correct or will be correct. In support of your statement, I need a logic. सर अगर तुम अभी बोलते हो शायद नहीं होगा करेक्ट नहीं होगा सर, क्योंकि मतलब रो में क्या होता है कि जो एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट पर रहता है वहाँ पे सिर्फ एक ही एडजेसेंट रहता है, लेकिन सर्कल में तो हर एक पॉइंट पे 2 एडजेसेंट रहेंगे हर केस में। क्या बात है अच्छे। तो उसने जो बताया बिल्कुल सही बात बताई कि भाई जो 3 लोग हम सेलेक्ट कर रहे थे, रो में बैठे हुए थे, हम वही काम यहाँ भी कर रहे हैं। 3 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और कोई भी 2 एडजस्टेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां पर 1 और 10 को देखो, 1 और 10 भी एडजस्टेंट आ गए हैं। जब ये लोग रो में बैठे हुए थे तो 1 और 10 एडजस्टेंट नहीं थे। देखो ना, 1 और 10 हो ही नहीं सकते। 1 एक एंड पे था, 10 दूसरे एंड पे था। ये देखो 1 यहां पे था, 10 यहां पे था। तो डिफरेंस कहां पे आ गया? डिफरेंस यहां पे आ गया भाई कि आप 8C3 लिख लो, लेकिन 8C3 में से उन केसेस को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिन केसेस में आपने 1 के साथ 10 को सेलेक्ट किया होगा। क्योंकि 1 के साथ आपने डेफिनेटली 10 को सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि यहां पर 1 और 10 एडजेसेंट नहीं बैठे हुए थे। तो आपका आंसर आ जाएगा अगर आप 8C3 में से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर पाए। किस नंबर को? जिसमें आपने 1, 10 और तीसरे बंदे को सेलेक्ट किया था। अब बताइए, आप आंसर ला सकते हैं? In how many selections in the above problem, in the previous problem, in how many selections of 3 persons we would have selected 1 as well as 10? 6
आंसर इज 6। कैसे दिया आंसर 6? अगर तुमने 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, 10 को सिलेक्ट किया हुआ है, तुमने 2 को सिलेक्ट नहीं किया होगा, तुमने 9 को सिलेक्ट नहीं किया होगा, तो तुमने जो तीसरा बंदा है, जो तीसरा सिलेक्शन है, वो केवल 6 वेज में तो कर सकते हो। 1 2 9 10 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। सो 8C3 minus 6, answer is 56 minus 6 and your answer is 50। ये करेक्ट आंसर है। ऑन द अदर हैंड 7C3 क्या होगा? क्या होगा भाई 7C3? जोएब 7C3 क्या होता है? 7C3 होता है 35। 35। तो 7C3 रॉन्ग है। उसका लॉजिक में क्या रॉन्ग है वो तुम डिस्कस कभी करते हैं, लेकिन उसका आंसर रॉन्ग है, ये चीज कंफर्म हो गई इस आंसर से। क्या ये तरीका, ये जो मेथड था मेरा समझ में आया सबको कि हमने किया गया? रो को सर्कल में कन्वर्ट करने का मतलब एक्सट्रीमिटीज को ज्वाइन करना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि भाई 2 लोग एक साथ नहीं आने चाहिए, एडजेसेंट लोग, तो अभी 1 और 10 एडजेसेंट आ चुके हैं, आप उनको भी नहीं ले सकते। तो वो सारे सिलेक्शंस हमने हटा दिए जिनमें हमने 1 और 10 को एक साथ सेलेक्ट किया था। वेरी बेसिक मेथड, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जो इसका जेनरिक मेथड है उस पे आते हैं। जेनरिक इन सेंस कि ये तो उस पे डिपेंडेंट है कि आपने रो के लिए सॉल्व किया हुआ है तब इसका आंसर आ गया। अगर रो के लिए सॉल्व नहीं किया होता तब इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब हमारा ऐसा मेथड जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो वो उसी थियरी से रिलेटेड है जहां मैंने कहा कि एक सर्कल को रो में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक पॉइंट उस पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर एक सर्कल को रो में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू चूज अ पॉइंट। चूजिंग अ पॉइंट मींस चूजिंग अ पर्सन। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस मेथड को, ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आया तो उस पॉइंट पे डिस्कस करना। सबसे पहले मैंने किया 10C1। Why I'm doing 10C1? I've already explained. Because the moment I will select one person, let's say I've selected 2. I have selected 2. So the moment I have selected 2, now the remaining persons are not sitting in a circle anymore. Why? Because 3 and 1 are not adjacent. मतलब जो first point है और जो last point है तुम ले सकते हो। In other words, you can consider these remaining how many persons? 9 persons sitting in a row। इतनी बात समझ में आई? एक बंदा सेलेक्ट क्यों किया, बात समझ में आई? यस सर। अब प्रॉब्लम एक और ये भी है कि अगर तुमने एक बंदा सिलेक्ट किया है तो 2 और सिलेक्शंस कम हो चुके हैं, राइट? आई कैन नॉट सेलेक्ट 3, आई कैन नॉट सेलेक्ट 1 इफ आई एम सेलेक्टिंग 2। So the remaining persons, the number of remaining persons is not 9, actually it is 7. 7. क्या हमारा टास्क खत्म हो गया? एक बंदा सेलेक्ट करके क्या हमारा टास्क फिनिश हो गया? नहीं। 7C1 into 7C1. Wait. Don't go for 1 by 1 selection, because 1 by 1 selection में repetition आ जाएगा। जहां तक हो सके एक साथ चीजों को सेलेक्ट करने की कोशिश करो। Out of remaining 7 persons, जो remaining 7 persons है, I have to choose 2 more. हमें उन 7 में से 2 और लोग चूज करने हैं, बट विद अ कंडीशन। अभी भी कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जो भी 2 लोग हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 9 सेलेक्ट कर लिया, मैंने 6 सेलेक्ट कर लिया, तो जो भी 2 लोग हम सेलेक्ट करेंगे वो भी दोनों एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। कंडीशन तो है ना वहां पे भी ना यार, 3 में से कोई भी 2 एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि 7 लोग जो एक रो में बैठे हैं, इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट 2 out of 7 in a row, 2 out of 7 in a row। क्या आंसर होगा इसका? 7C2। 7C2। Come on, 9 we're not सर वो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। yes,
इफ नो टू आर एडजेसेंट, ये भी तो कंडीशन है। तो क्या आंसर फिर होगा? माइनस भी करना। जब तुमने लगा दिया कि दो एडजेसेंट नहीं है तो माइनस क्या करना है? तुम ये सीधा फॉर्मूला लगाओ ना यार, ये मैंने क्यों लिखवाया है? रो के लिए तो फॉर्मूला यूज कर ही सकते हो ना। n क्या है? 7, r क्या है? 2, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस 1 सी आर। तो आंसर बताओ ना। 7 माइनस 2 प्लस 1 6 सी 2 भाई 2। दो लोग सेलेक्ट करने हैं ना। इज दिस द आंसर? नो, आंसर क्यों नहीं है ये? आंसर ये अभी इसलिए नहीं है बिकॉज तुम्हें 3 लोगों को एक साथ सेलेक्ट करना था। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल नहीं, डिवाइड बाय 3 करेंगे। जो you're very close again, but 3 फैक्टोरियल नहीं, बिकॉज 3 फैक्टोरियल तब होता है जब तुम एक एक और एक को सिलेक्ट कर रहे होते, 1 बाय 1 बाय 1। बट तुमने क्या किया है? तुमने पहले एक सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल तुमने पहले 2 सिलेक्ट किया, फिर तुमने 6 और 9 को एक साथ सेलेक्ट किया। तो ये चीज कितनी बार रिपीट हो सकती थी? 3 बार। 3 बार। You could have selected 6 and 2 and 9 both. You could have selected 9 and 2 and 6 both. So it is not 3 factorial, actually it is 3. And if you calculate, it is 10 into what? What is 62? 15. 3. Method number 2 gives you the same answer. Double confirmation कि 50 हमारा सही है. And this is a generic approach. Generic in sense कि मैंने ये बोल दिया होता कि सर्कल पे सेलेक्ट करो और बीच में 3-3 लोग होने चाहिए, 4-4 होने चाहिए, 6-6 होने चाहिए, जो भी होता। तो इस तरह की अप्रोच तुम यूज कर सकते हो हमेशा। हालांकि अप्रोच ये भी जेनरिक है, जो पहली मेथड है वो पहला मेथड है वो भी सही है। इस तरह से तुम काउंटिंग कर सकते हो कि रो वाला काउंट कर लिया और फिर सर्कल में कन्वर्ट करके सॉल्व किया तो आएगा उससे आंसर। बट थोड़ा सा टीडियस होगा अगर हमने कंडीशंस थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग कर दी तो मेथड 2 इज बेटर। अगेन व्हाट इज मेथड 2? सेलेक्ट 1 पर्सन, एक बंदा सर्कल पे सेलेक्ट कर लो। आगे से ये तुम्हारे लिए एक अच्छा हिंट है, सर्कल वाले किसी भी क्वेश्चन में एक बंदा सेलेक्ट कर लो, क्योंकि एक बंदा सेलेक्ट करते ही सर्कल रो में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर जो भी लॉज है रोज वाले, हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। बट एक ही प्रॉब्लम है कि इस तरीके से करने में रेपिटेशन आ सकता है। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया तुमको कि 3 बंदे सेलेक्ट करने थे, तो ये देखो 3 बार चीज रिपीट हो सकती है। 269, 629, 926। तो जो रेपिटेशन है उससे तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। ये 2 क्वेश्चंस जो थे ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी थियरी है एक तरीके से कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए। और जैसे मैंने कहा कि संगेज में भी हो सकता है कि इसका आंसर 7C3 लिखा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर 35 ही दिया हो, तो उससे इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि हमारा आंसर 50 है। और सारी बुकलेट्स में, दुनिया की जितनी कोचिंग की बुकलेट है, सब में आंसर 7C3 दिया हुआ है और सब रॉन्ग है। इसका आंसर 50 है, उसको ध्यान रखना। सर आपने 3 फैक्टोरियल से क्यों नहीं डिवाइड किया? बिकॉज डिवाइड हमने किया ही क्यों? डिवाइड हम क्यों करते हैं? बिकॉज रेपिटेशन हटाने के लिए। सो 3 फैक्टोरियल का मतलब there will be 6, a particular case is being repeated 6 times. Okay. 6-fold repetition, but 6 times repeat नहीं हो रहा ना। 6 times repeat कब होता? जब हम 1 after 1 सेलेक्ट करते हैं। पहले हमने 2 को सिलेक्ट किया, फिर हमने 6 को सिलेक्ट किया, फिर हमने 9 को सिलेक्ट किया, अब होता 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। अभी इनफैक्ट इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि दिस इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल डिवाइड क्यों करना पड़ा इसको? बिकॉज 2 चीजें तो एक साथ आ रही है में ले रहे हैं। हाँ, समझा। ना, उनका अरेंजमेंट कंसीडर नहीं हो रहा है। ऑलराइट, बस ये हो गया भाई। ठीक है, इतनी थियरी मोर देन सफिशिएंट है। जो तुम लोग बाइनोमियल मेथड बोल रहे थे, जो तुम्हें मैंने नहीं बताया है, कभी उसको भी डिस्कस कर लेंगे रिवीजन टाइम पर। लेकिन वो मेथड ऑल्टरनेट मेथड है और तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके पहले तुमने पाई पढ़ लिया है। सर एक और टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे। किस टाइप के? वो नंबर ऑफ साइफर्स एट द एंड ऑफ ऐसे वाले। नंबर क्या? नंबर ऑफ साइफर्स मतलब
साइफर में जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ जीरोस मतलब 100 फैक्टोरियल के एंड पे कितने जीरोस होंगे। जैसे कोई नंबर है 7030000, हाउ मेनी जीरोस एट द एंड। तो ये जीरो काउंट नहीं करना है जो जीरो बीच में, केवल ये जीरो काउंट करना है। हाउ मेनी जीरोस विल बी, आई मीन राइट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोस है वो काउंट करने हैं। 100 फैक्टोरियल बहुत सारे जीरोस होंगे। अब ये जीरोस कैसे काउंट किए जाए। तो जीरोस का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल 703,000 का मतलब क्या हुआ, 703 इंटू 10 क्यूब, 1000 है। हाँ सर। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या हो, काउंटिंग द पावर ऑफ 10 इन द नंबर, कि 10 कितनी बार आया। और 10 बनता कैसे है, 2 और 5 से। भाई तुम ये देखो कि जो 100 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल is what, 1 into 2 into 3 into 4 into so on to 100। तो हमें अगर ये काउंट करना है कि इस प्रोडक्ट में राइट साइड में जीरोस कितने होंगे, तो मुझे ये तो काउंट करना है कि 10 की पावर कितनी बड़ी होगी, 10 की फाइनल पावर क्या होगी। 10 क्यूब होगा, 10 पावर 5 होगा, 10 पावर 10 होगा, क्या आएगा। अब वो 10 बनेगा कैसे, कुछ तो 10 के मल्टीपल्स होंगे, जैसे 100 10 स्क्वायर आ गया, 10 खुद 20 है, 30 है, सब में 10 मिल रहा है। बट कुछ हिडन 10 भी है, कुछ ऐसे 10 है जो दिख नहीं रहे हैं बट 10 बन जाएंगे। कैसा, ये देखो 5, ये एक और 10 बन गया, एक और जीरो आ गया। सो हाउ विल यू काउंट नंबर ऑफ जीरोस। अगर हम केवल 10 काउंट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। वी हैव टू काउंट number of 5 and 2 yes, number of, in fact multiples भी क्या, we have to count power of 5 and power of 2, है कि नहीं। अगर मैंने 5 की पावर काउंट कर ली, 2 की पावर काउंट कर ली, then I'll get to know कि 10 की पावर क्या होगी। इसमें से सिर्फ पावर ऑफ 5 भी तो कर सकते हैं। यस, अब थोड़ा सा और सोचें। जैसे सोचा उसने कि भाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 की ज्यादा होगी, 2 4 6 बहुत सारे 2 आ जाएंगे, कंपैरेटिवली 5 तो कम आएगा। तो अगर मैं दोनों कंबाइन क्लब करना है 10 बनाने के लिए, तो हम केवल ये चेक करें, है ना। तो इसका मतलब तुम्हें केवल ये काउंट करना है, काउंट पावर ऑफ 5 इन। तो क्वेश्चन इज नाउ रिड्यूस्ड टू काउंट पावर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। अब 5 की पावर कैसे काउंट की जाए 100 फैक्टोरियल में। तो 5 की पावर बनेगी कैसे, 5 के मल्टीपल से। 100 1 to 100 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, ऑब्वियसली 100 अपॉन 5। बट ये आंसर नहीं होगा, हमको पता है क्यों नहीं होगा, बिकॉज अभी यहाँ पे कुछ ऐसे मल्टीपल्स हैं 5 के जिनके पास एक नहीं दो 5 है, एक नहीं दो 5 है। जैसे 25, जैसे 50, जैसे 75। तो वहां पे हम कुछ मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं, एक और 5 मिस कर रहे हैं। 100 plus 100 divided by 25. So let's count the multiples of 25 now, which will give you an extra 5. Similarly, नंबर छोटा है, अदरवाइज हमने अगला जो है 5 क्यूब भी काउंट किया होता। और इन केस से डिवीजन इंटीजर नहीं आ रहा होता तो ये तुमने जीआईएफ पढ़ा है, तो जीआईएफ करना पड़ेगा सबका। यहाँ पे जीआईएफ लगा देंगे and this will give you your answer। देखो ना 20 plus 4 answer is 24। 100 factorial will end, कहीं कोई रिपीटेशन नहीं होगा। कैसे होगा बताओ, 100 upon 5। हाँ So जैसे 105 का भी मल्टीपल है, 25 का भी तो मल्टीपल है, तो दो बार काउंट हो गया। दो बार क्योंकि करना था ना, 25 में दो 5 है, 5 स्क्वायर तुम्हें दो 5 मिलते हैं ना। तो एक 5 हमने यहाँ काउंट किया और एक 5 हमने यहाँ काउंट, रिपीटेशन नहीं है। तो 24 जीरोस होंगे, 24 साइफर होंगे। ये साइफर जो वर्ड यूज हुआ है अंग्रेजी में,
ये आया है अरब से, वहां पे सिफर सिफर बोलते हैं जीरो को। इराक, ईरान, बगदाद, यहाँ कभी जाओगे तो वहां पे सिफर ही बोलते हैं, जीरो को सिफर। खैर, तो नंबर ऑफ जीरो अगर आपको काउंट करने में, यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जो उस टाइप के क्वेश्चन जिनमें से नहीं हो पा रहे हैं। एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ, ध्यान रहिए फॉर्मूला केवल प्राइम नंबर्स के लिए है, प्राइम p इन n फैक्टोरियल इज, क्या फॉर्मूला बनेगा, n बाई p प्लस n बाई p स्क्वायर प्लस n बाई p क्यूब एंड सो ऑन टू, जब तक ये नंबर बड़ा नहीं होता डिनोमिनेटर वाला, जब तक वो जीरो नहीं आया था। तो ये फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड एक्सपोनेंट पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर। ध्यान रहे हमने 10 के लिए ये फॉर्मूला नहीं यूज किया, हमने ये फॉर्मूला 5 के लिए यूज किया, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, इसको ध्यान रखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ सर स्टेट लेवल में क्वेश्चन था, तो डिस्कशन के समय गौरव सर ने बोला था कि उसमें कुछ तो जीपी का है, तो वैसे वो वाले कैसे करते हैं? बोलो, वेट, क्वेश्चन बोलना पड़ेगा तुम्हें। क्वेश्चन कौन सा और किस पेज पर है? मैं बुकलेट निकालता हूं, बुकलेट पेज में बोलो सर पेज नंबर 43 उसका 20 क्वेश्चन 40, का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। यस हाँ सर, सिंगल इसी करेक्ट में आंसर बोल रहे थे वो सर की कुछ बायनॉमियल लगेगा। 8A 8B रेस्टोरेंट लाइक ना, ये यस ठीक है। तो 8 A's हैं हमारे पास, 8 B's हैं, और फिर हमारे पास 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट 8, इतना क्वेश्चन है हमारा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता इस तरीके से, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8 से, जहां पे x इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम A's, y is the number of objects from B's और z is the number of objects from the other group। बट ये तरीका काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है हमारा, जो 8 तीसरा जो ग्रुप है, उसमें वो चीजें आइडेंटिकल नहीं है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट हो रहा होता है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या करना होगा? केस बनाने होंगे। अब केस कैसे बनेंगे भाई? देखो, अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख रहा हूं यही इक्वेशन, बट z इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिस्टिंक्ट वाला ग्रुप, इस वजह से। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मान लो मैंने z को रखा 0, तो कंबाइन ये क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। मैंने इसको रखा 1, तो ये कंबाइन क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मैंने इसको रखा 2, तो ये कंबाइन होकर 6 आना चाहिए, एंड सो ऑन टू। अगर मैंने उसको रखा 8, तो ये कंबाइन होकर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना गलत था। व्हाई? बिकॉज z इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप व्हिच कंटेन्स आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 8 लिखा है मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखा है, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा है, ये तो आइडेंटिकल वाली चीजों में से आ रहे हैं ना। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 8 के सॉल्यूशंस कितने होंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 8 के सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके लिए तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? n r माइनस 1। क्या आएगा उस फॉर्मूले से? x प्लस वाई इक्वल टू 8 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 9। और ये तो मतलब फिंगर काउंटिंग है भाई, दो चीजों का सम 8 है। वेज कितने हैं? 0 8 2 6 एंड सो ऑन टू 8 0, 9 तरीके हैं। 7 के लिए कितने तरीके होंगे? 8। 6 के लिए 7, सो ऑन टू 0 के लिए एक तरीका होगा, दोनों 0 हो गए। ऑन द अदर हैंड ये चीजें डिस्टिंक्ट है, तो 8 डिस्टिंक्ट चीजों में से 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के वेज कितने होंगे? 8C0, 1 8C1, 2 8C2,
8 8C8। बताओ भाई, क्या इतनी बात समझ में आई? जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे उनको सेलेक्ट करने के वेज एनसीआर से निकाल लिए हमने, और जो आइडेंटिकल वाले थे उसके लिए फॉर्मूला यूज कर लिया। और अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई एंड ऐड 9 into 8C0, हाँ सर 8 into 8C1, 7 into 8C2 से लेकर 1 into 8C8। तो जो भी बंदा इसका सम निकाल लेगा उसको उसका आंसर मिल जाएगा। किसी भी और तरीके से करोगे तो तुम पहुंचोगे इवेंचुअली यहीं पर। सर क्वेश्चन वो नंबर इसे कौन सा था? कौन सा था भाई क्वेश्चन नंबर? 20 इसका आंसर निकालने के लिए एक और बढ़िया तरीका क्या है कि इसी सीरीज को फ्लिप कर दो, रिवर्स कर दो। 1 into 8C8 और फिर ऐड और फिर ऐड कर दो, एंड सो ऑन टू 9 into 8C0। क्यों रिवर्स करके ऐड करना बेटर है? बिकॉज तुमको पता है कि 8C0 और 8C8 सेम। कॉमन हो जाएगा। सो 2S इज इक्वल टू 10। देखो 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10, 10 सब में कॉमन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8C0 + 8C1 + 8C2 से लेकर 8C8 तक, which is 2 to the power 8 डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर इज 10 into 2 power 7। तो मुझे बताओ इसमें कौन सा डिफरेंट मेथड यूज हो गया? कुछ नहीं। मेथड तो ऐसे बहुत सारे हैं, पढ़ाने बैठ जाओ तो पीएनसी साल भर चलती रहेगी, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए इसमें। तो ये तुम जब भी तुम्हारे पास चीजें मिक्सड अप हो, कुछ आइडेंटिकल हो और कुछ डिस्टिंक्ट हो, तो केसेस फॉर्म करो। और तुम्हें लग रहा हो कि बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, तो बताओ यस बहुत सारे केस बन रहे हैं, 9 केस बन गए यार, लेकिन इन 9 केसेस का आंसर देखो ना, पैटर्न है आइडेंटिफाई हो रहा है। तो हमें हर केस में जाके अलग अलग काउंट होना करना पड़ा, एक पैटर्न बन गया, ऐड कर दिया, आंसर निकल गया, काम खत्म हो गया। चलो अब बताओ। लेकिन स्टेट लेवल के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था ये, स्टेट लेवल के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। नाइस। और बताओ भाई, और कोई डाउट? जे आर्काइव्स में डाउट्स? पहले मेन में आ जाओ। सर वो स्टेट में मुझे 26 में है। तेरा स्टेट का डिस्कशन होने के बाद भी डाउट है अभी तक? सर मैं फिर क्या गौरव यार? सर को मैसेज कर दूंगा। उस टाइम क्यों नहीं किया जब डाउट डिस्कशन हो रहा था? तब नहीं हुआ था क्या? सर मैंने किया था मैसेज पर मैं रिप्लाई नहीं किया। कौन सा 23 बताओ मुझे, स्टेट लेवल एक्सरसाइज या आर्काइव्स, कौन सा 23? आर्काइव्स वाला। क्या NC12 = NC6? नहीं सर 25 26 NPR क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 6 3 सब बोल डाला। कौन सा क्वेश्चन जोएब? सर वो इन हाउ मेनी वेज 5 तो 26 है, वो 26 है यार, 26। 5 प्राइज हैं, 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और सभी बंदे एक या एक से ज्यादा, मतलब क्या पूछ रहा है यार? 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स 4 बैग्स में डालनी है, कोई भी बैग एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा, जीरो नहीं हो सकता। ओके सर। क्वेश्चन नहीं किया हमने, ये बताया नहीं जाएगा, अपने आप करो। क्लास में करवाने के बाद ये हालत क्यों है भाई? ये थोड़ा सा मतलब पेनफुल है कि क्लास में जो थ्योरी पूरी डिस्कस हो चुकी है उसके क्वेश्चन पूछते हो और अभी तक डाउट है। गलत बात है सर मेरा नाम करो डाल अपने। दिया मैम ने। सर मैं शुरुआत से मीटिंग में बैठा, मैम ने नाम डाल दिया मेरा। तो जब मैम ने अटेंडेंस ली होगी तुम नहीं रहे होगे। सर मैं यहाँ पे था, मैम बिफोर क्लास कैसे अटेंडेंस ले सकती है? सर मैंने आपके साथ इंटरेक्ट किया, फिर आपको भी याद है कि आप वेटिंग रूम में से आपने मुझे एंटर किया। नहीं, हाँ बात तो सही, तुम तो थे, सही बात सर है। मेरा नाम डाल दिया मस्त में मैम ने। मैम अगर आप आवाज सुन रही रजत की तो उसका नाम हटा दीजिए, गलत बात है ये। ठीक है, मैंने बोल दिया वैसे भी।
ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, ठीक है? तो चिंता मत कर, पहले थैंक डाउट्स यू क्लियर सर। होने की चिंता कर यार, तो इसकी गलत चीजों की चिंता हाँ कर सर, रहा वो है। तो सुन ही रहा हूँ सर, वो सुन रहा हूँ। हाँ, तो रजत का हो गया, सॉरी जोए, अपना जो है क्वेश्चन खुद सॉल्व होगा ये, ठीक है? पूछा नहीं जाएगा किसी से, ठीक है? खुद सॉल्व करो। और नहीं समझ में आ रहा, नहीं सॉल्व हो रहा, तो थियरी वापस वापस जाके पढ़ो, वो नोट्स वापस पढ़ो जो मैंने बोला अभी। नो बैग इज एम्प्टी, हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया था, पूरा फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। चलो बताओ, आगे बताओ डाउट्स। सर मुझे जेई आर्काइव के 4th क्वेश्चन में डाउट। जेई आर्काइव्स के 4th क्वेश्चन में, मेन वाले में ना? हाँ सर। मेन और एडवांस में कोई खास डिफरेंस नहीं है भाई। हाँ, ये तुम देखोगे मेन और एडवांस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन पीएनसी वाले ऑलमोस्ट टक्कर के आते हैं। मेन और एडवांस की मैथ्स में कोई डिफरेंस नहीं है खास, एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 बॉक्स हैं, 10 बॉल्स हैं 1 to 10। 1 ball is randomly drawn from each of the boxes. Denote by NI the label of the ball drawn from the ith box. मतलब N1 from first, N2 from second, and so on. Number of ways in which the balls can be chosen such that N1 less than N2 less than N3. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई कि 3 बॉक्स हैं और सब में जो है 3 बॉक्स में 10 बॉल्स हैं। ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, और ये बॉक्स 3 है, ठीक है ना? इसमें N1 है, इसमें N2 है, मतलब है सब में 10, सब में 10 बॉल्स हैं। बट आपको सेलेक्ट करने हैं N1 N2 N3 सच दैट N1 N2 N3 जो है वो इस ऑर्डर में रहे, N1 N2 छोटा हो, N3 N2 से छोटा हो। So in how many ways we can select balls from 3 bags which will satisfy this condition? बताओ भाई, कौन बता रहा है? किसी ने किया उस क्वेश्चन को? हेलो, अबे किसी ने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को? सर ये डाउट सब ही खाली था। बैठे हैं यहाँ, सबका डाउट है अभी। अबे सबका डाउट हो गया, वाह। ना किसी ने पूछा, ना ये क्वेश्चन किसी ने व्हाट्सएप किया। भाई आज किसी ने डाउट पूछा, सबका डाउट हो गया अचानक। सीरियसनेस तुम्हारी कमाल की है, मानना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा सीरियस तुम लोग अपने, मतलब सर मैंने सर व्हाट्सएप सोचा था कि डिस्कशन में कर। सर मैंने व्हाट्सएप किया था, एक्चुअली मेरे डाउट बहुत ज्यादा हो गया तो सर ने बोला था डिस्कशन में देखता हूँ। अच्छा, कुछ दिमाग में आया था इसको, कुछ अगर थोड़ी देर सोचा हो तो सर वो कैसे? थोड़ा थोड़ा उसके तरह लग रहा था, आपने पहले क्वेश्चन का लाया था ना कि 11 प्लेयर्स है और फिर कोहली, रोहित और ये है, और हमेशा एक ही ऑर्डर फॉलो करना है। एक ही ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है? रोहित उसके पहले ही, बट सर वो तब होता है जब एक बैग रहता है और फिर ऐसा होता है। अभी 3 बैग है। अच्छा, वो जिसमें हाँ उनका सीक्वेंस था, ठीक है? हाँ सर, ठीक है, उनका एक ही चीज है। तो उससे कनेक्ट कर रहे हो, कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है ना। इसमें मतलब सब्स्टिट्यूट कर कुछ N1 N2 N3। देखो सबसे पहली बात, इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग जब लिखते हैं ना, अभी जो 10 बॉल हैं इसके अंदर, इसमें से बॉल चूज करने के वेज की बात नहीं कर रहा है वो, बस ये कह रहा है कि आपने N1 बॉल चूज कर ली, मान लो आप, नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल्स कैन बी चूजन सच दैट N1 लेस देन N2 लेस देन N3। तो यहाँ पर ये देना चाहिए था कि बॉल्स डिस्टिंक्ट है कि आइडेंटिकल, क्योंकि अगर बॉल डिस्टिंक्ट होंगी तो फिर बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। बॉल डिस्टिंक्ट नहीं, आइडेंटिकल। अब आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन मुझे बताओ, इस इंफॉर्मेशन को मैं तुम्हें दे दिया कि बॉल्स जो हैं वो आइडेंटिकल है। अब बताओ कि तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सोचो।
NI नंबर ऑफ बॉल्स है, लेबल ऑफ द बॉल है? लेबल लेबल अच्छा लेबल है, हाँ सॉरी लेबल है, तब तो आइडेंटिकल कैसे हो सकता है, डिस्टिंक्ट ही है, सॉरी। अच्छा मुझे लगा नंबर ऑफ बॉल्स है, तो तुम्हें एक ही बॉल चूज करनी है, सॉरी। हाँ तो तुम्हें एक बॉल चूज करनी है, तो तुम्हें एक तरीके से देखो, तुम्हें 1 से 10 तक यू हैव टू सेलेक्ट 3 नंबर्स। कौन से नंबर्स? N1, N2, N3, such that N1 is less than N2 and N2 is less than N3। क्वेश्चन तो ये हो गया ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से थर्ड बॉल सेलेक्ट की, यहाँ से फिफ्थ बॉल सेलेक्ट की, और यहाँ से नाइन्थ बॉल सेलेक्ट कर ली। समझ लगा नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स होता तो बहुत लंबा हो जाता है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें एक बॉल सेलेक्ट करनी है और उस पर लेबल जो है वो N1, N2, N3 है। थर्ड बॉल, फिफ्थ बॉल, नाइन्थ बॉल चलेगा। तो मैंने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया और मैंने कहा कि तुम्हें 1 से लेकर 10 तक 3 नंबर्स चूज करने हैं, सच दैट N1 लेस देन N2 लेस देन N3 हो। N1 लेस देन N2 लेस देन N3 का मतलब क्या हुआ? तीनों डिस्टिंक्ट हो और उनका अरेंजमेंट भी एक ही तरीके से हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई योर आंसर शुड बी 10C3। भाई 10 नंबर्स में से 3 नंबर्स को चूज करने के जो वेज होंगे वही तो हमारा आंसर होगा, सर डिस्टिंक्ट है। क्योंकि मैंने मान लो चूज किया 1, 5 और 9, तो इस 1, 5, 9 का जो सिलेक्शन है वो क्लियर है कि जो 1 हमने चूज किया होगा वो बैग 1 से आया है, 5 चूज किया है वो बैग 2 से आया है, 9 चूज किया है वो बैग 3 से आया है। क्या बोल रही है सोनल, बता? नहीं सर वो डिस्टिंक्ट ये था ना, मतलब लेस देन, तो लेस देन का मतलब डिस्टिंक्ट ही तो होगा कि हाँ सर। N1 N2 से छोटा है, N2 N3 से छोटा है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम थोड़ा चेंज करें, इजी बनाएं, तो क्वेश्चन ये हो गया कि 1 से लेके 10 तक के नंबर्स में 3 नंबर चूज करो। कंडीशन ये है कि तीनों नंबर्स एक ऑर्डर में होने चाहिए, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए तीनों नंबर्स। तो उसका मतलब है कि यू चूज एनी 3 नंबर्स, कोई भी 3 डिस्टिंक्ट नंबर चूज कर लो। अगर वो डिस्टिंक्ट है तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, पहले सबसे छोटा रखो, फिर मिडिल में, सबसे बड़ा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन। आंसर इज 10C3। 10C3 होता है 120, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, और बताओ 4th के बाद। सर 8th क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा था। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, हाँ इसमें किसी ने बोला था मुझे, इसमें शायद एक 0 मिसिंग है, यानी जो डिजिट्स उसने दिए 4, 1 2 3 4 5, उसमें एक 0 भी लगा लो तब तुम्हारा आंसर मैच करेगा। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो सही आया होगा। ठीक है ना, इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक। ओके सर। और सर 10th क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी का है। हाँ प्रोबेबिलिटी का है, बट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी की बात, मतलब प्रोबेबिलिटी भी तो वही होता है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल। जो टोटल वाली काउंटिंग है देखो उसमें क्या दिया हुआ है, ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट 2 आर गर्ल्स। ठीक है, 2 फैमिलीज है, मान लो यहाँ पे फैमिली 1 है और यहाँ पे फैमिली 2 है। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, 4 पोजीशंस है, सारे डिस्टिंक्ट। अब अगर पूछोगे टोटल केसेस कितने हो सकते हैं, टोटल, सो एवरी प्लेस हैज 2 पॉसिबिलिटीज, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, 16 हो सकते हैं। बट उसमें बोला है कि अंडर द कंडीशन, उसमें बोला है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो तुम बाद में पढ़ोगे 12th में, बट ठीक है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑल चिल्ड्रन आर गर्ल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट एटलीस्ट 2 आर गर्ल्स। कम से कम 2 जो है वो गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम 2 जो है वो इनमें से गर्ल्स होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 2 फैमिलीज हैं, 2 बच्चे हैं, सारे बच्चे गर्ल चाइल्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी गिवन दैट एटलीस्ट 2 आर गर्ल्स।
क्या तुम बता सकते हो कि एटलीस्ट 2 गर्ल्स के यहाँ पे कितने केस होंगे? या चलो ठीक है, एटलीस्ट 2 छोड़ो, एटलीस्ट 2 का मतलब हुआ 16 में से हमें वो केसेस माइनस करने होंगे जिसमें एटलीस्ट 2 नहीं है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स नहीं है। तो एटलीस्ट 2 गर्ल्स नहीं है इसका मतलब क्या केस हुआ? ऑल बॉयज है 1 गर्ल। या एग्जैक्टली 1 गर्ल? तो ऑल बॉयज का तो एक ही केस होगा, बॉय 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 बॉय, तो एक ही केस होगा, हैं? बताओ यार। हाँ सर। और एग्जैक्टली 1 गर्ल का? 4 एग्जैक्टली 1 गर्ल केसेस। के 4 केस होंगे, 4 होंगे ना, 4 पोजीशन है, 1 2 3 4, 4 पोजीशन। तो 4 + 1 5, ये 5 यहां से सबट्रैक्ट करना होगा। तो ये तुमने निकाल दिया डिनोमिनेटर, 11 केसेस। ये केसेस के, ये कौन से 11 केसेस हैं? इन केसेस में कम से कम 2 गर्ल्स तो हैं, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। अब तुम्हारे फेवरेबल क्या है? व्हाट इज फेवरेबल? ऑल गर्ल्स चाइल्ड्स, सारी गर्ल्स होनी चाहिए। तो उसका तो एक ही केस बनेगा ना भाई, उसका तो एक ही केस बनेगा। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 1/11। तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, पीएनसी का नहीं है, बट उसने दे दिया क्योंकि जो काउंटिंग है वो कहीं ना कहीं पीएनसी बेस्ड है थोड़ी बहुत, तो इसलिए दिया। तुम नहीं करोगे तो चलेगा, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आगे बढ़ो। और सर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का सेकंड पार्ट। न्यूमेरिकल वैल्यू का सेकंड? हाँ सर, मैच नहीं किया यार ये तो वही मिसिसिपी वाली प्रॉब्लम है। हाँ सर, वैसे ही किया बट मैच वैसे ही किया बट मैच नहीं हो रहा। मुझे भेजो अपना सोल्यूशन, क्योंकि अगर ये किसी का मैच नहीं कर रहा क्या भाई? सर मेरा हुआ। तो उसका हुआ है, तो तुमने गलती की है इसका मतलब, यानी आंसर रॉन्ग नहीं है उसका। तो अपने केसेस देखो सारे, तुमने डेफिनेटली कहीं काउंटिंग मिस्टेक की है। सर, उससे कम आ रहा है। अब उसने बता दिया ना उसका मैच कर रहा है, हाँ सर, तो हाँ। इसका मतलब उसका आंसर सही है। तो तुमने कहीं ना कहीं कोई केस मिस मिस कर किया दिया है, होगा। ओवर काउंटिंग कुछ तो कुछ गड़बड़ की होगी ना, उसको फिर से देखो एक बार। यस सर। और नहीं हो रहा फिर भी चेक नहीं कर पाए तो मुझे व्हाट्सएप करो अपना सोल्यूशन, देखता हूँ। और बताओ एडवांस में? सर एडवांस किया ही नहीं एडवांस किया ही नहीं है सर, मेंस सर पहले लिंक्ड किया था। कॉम्प्रिहेंशन टाइप में सेकंड पार्ट है ना, उसमें ए लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन, अच्छा ये उसका वाला सेकंड। फर्स्ट हो गया? हाँ सर, फर्स्ट हो गया। क्या बात है यार, बड़ा सही चल रहा है तेरा। सर सेकंड में ए एन क्या है, उसमें दिया ही नहीं। एन एक्चुअली, अच्छा हाँ वो तो मिस ही हो गया। जो फर्स्ट लाइन है ना, जब लिखा हुआ लेट एन, एन नहीं है वो एन ही है। लेट एन डिनोट द नंबर ऑफ ऑल एन डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, वो एन है। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो जब एक बार सब लोग सॉल्व कर लें, या जिन लोगों ने कर लिया मुझे इंडिविजुअली पूछो, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन का चार्म खत्म ना हो, एक बार सभी लोग अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद इसको डिस्कस किया जाएगा। जाने को नहीं बोला मैंने, फिर मैं बोला कि ग्रुप पे नाम आ गया। हाँ भाई, तो तुम लोगों ने एडवांस का सेक्शन अटेम्प्ट क्यों नहीं किया अभी तक? ऐसा क्यों है भाई? करना तो पूरा था ना। जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो कर डालो, और उसको डीपीपी भी करनी है। कम से कम मेन वाले क्वेश्चन तो कर लेना कल के एग्जाम के लिए, मेन के। और लेवल 1 किया है? हाँ सर। यस सर। डाउट्स हैं? पहले आर्काइव्स में भी छोड़ा। सर मेन में आर्काइव्स 2-3 है, मेन मतलब? लेवल 1 में। अच्छा लेवल 1 में, हाँ बताओ कहाँ है, बताओ कौन सा क्वेश्चन है लेवल 1 में? हाँ सर, एक मिनट। सर वो आर्काइव्स में आप 17th प्रॉब्लम का मतलब वो बहुत न्यूमेरिकली करेंगे तो हो जाएगा, तो कोई और बेटर मेथड भी है क्या? 17th एबीसी वाला? हाँ सर, मतलब हम लोग ऐसा मिडिल टर्म निकाल के वैसे करेंगे, बड़ा वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा। अरे कमाल है। एबीसी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ 19 सीपी, 20 सीक्यू,
21 CR, तो P क्या क्या हो सकता है भाई? P या तो 9 या 10 हो सकता है। Q क्या होगा? Q फिक्स है, 10 हो सकता है। R क्या है? 10 या 11 हो सकता है। हाँ सर वो उसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना क्या था? सर वो समझे सर, मतलब इसका कोई और मेथड नहीं है ना, वैसे ही करना है। ओरली सॉल्व हो रहा है, तुम कह लोगे पता नहीं क्या मिडिल टर्म, पता नहीं क्या बोल रहे हो। उसका हाफ होना चाहिए, वो हाफ अगर वो ऑड नंबर है तो उसके आजू बाजू। इसमें निकालना क्या है? तो ओरल क्वेश्चन, मतलब इसमें कुछ करना ही, वर्बली सॉल्व हो गया ये। हाँ भाई, लेवल 1 में क्या है बताओ? लेवल 1 सर 49 में है 49। सर, मैंने एक्चुअली रीअटेम्प्ट नहीं किया ये। 49 कहाँ गया? 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है आइडेंटिकल, 4 डिफरेंट शेड्स की। अब डिफरेंट शेड्स का मतलब डिफरेंट हैं, आइडेंटिकल नहीं है वो। यस सर। ठीक है ना? तो 2 व्हाइट हैं, 2 व्हाइट और रेड जो है वो हैं कितनी? 3, और ये है आइडेंटिकल, ये है आइडेंटिकल। ग्रीन है हमारे पास 4, लेकिन ये है डिस्टिंक्ट। सो क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज we can arrange in a row such that at least one ball is separated from the balls of the same color. तो सेपरेट करने के बजाय हम अगर फोकस करें इस चीज पर कि हम माइनस करना चाहते हैं उन केसेस को व्हेन balls of same color are together, तो काम हो गया। अगर ये बोल रहा है कि कम से कम एक बॉल अलग होनी चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम वो केसेस काउंट कर लेते हैं जहां पे कोई बॉल अलग नहीं होती, सारी बॉल जो है सेम कलर की एक साथ होती है, तो आंसर आना चाहिए ना। अब टोटल वेज कितने होंगे? 9 बॉल्स हैं। 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्ट। नहीं भैया, 4 नहीं। हाँ सर, आई अच्छा 2 सॉरी, 2 फैक्टर, into 3 3। फैक्टर। और बॉल ऑफ सेम कलर आर टुगेदर, तो वो क्या होता है अपना ग्रुप मेथड। 2 वाला एक ग्रुप, 3 वाला ग्रुप, 4 वाला ग्रुप। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 क्यों? फैक्टोरियल। क्योंकि ये जो सर वो 4 दोनों चीजें सेम है। डिस्टिंक्ट है, वो तो आइडेंटिकल है बट ये तो डिस्टिंक्ट है, हाँ सर। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर। नहीं आ रहा है? सर मैंने करूँ मैं? एक्चुअली वापस ट्राई नहीं किया। नहीं ये सही है, आंसर इससे आ जाएगा, चेक कर लेना इसको। ओके सर। सर और 50th में भी सर आंसर बी आ रहा है। 50th? यस। 50 तो पीएनसी है ही नहीं, ये तो स्क्वायर हाँ सर वही के डायगोनल्स का सम। अब एक टाइल कॉमन रहेगी, हाँ सर तो वैसे ही किया। वैसे किया ना। 1800 आ रहा था। हाँ तो 2n-1 जो n है, मतलब ये जो टाइल्स है हमारी डायगोनल में, इसमें जो टाइल्स लगी हुई है कितनी होगी फिर? 10 टाइल्स। 10 कैसे आ गया भैया? 2n-1 इज इक्वल टू 121, तो n इक्वल टू क्या आएगा? 122/2। 61। 61? कौन सी काउंटिंग कर रहे हो? अगर n टाइल्स एक डायगोनल में है, n टाइल्स इस तरीके से n टाइल्स हैं अगर, तो n प्लस n -1 क्यों हो गया? क्योंकि एक टाइल कॉमन रहेगी, तो 61 टाइल्स है ना एक डायगोनल में। 10 क्या है? हाँ सर। सर मैं दूसरा देख। ठीक है। और लेवल सर 1 में कितना डाउट? आप एक 57th पेज में आ सकते हो। 57 हाँ बताओ। 57 सर पे आ गया। उसमें जो 4th क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू का, 5 boys 5 girls stand in queues, there all girls stand consecutively। सर उसमें m का मेरे को नहीं आ रहा है, मतलब निकाल सही क्या नहीं आ बात कर रही हो? रहा m बोलो। 5 boys 5 girls 4 girls stand consecutively, 4 exactly 4। तो उसमें तुम क्या मतलब सोच रहे हो? मतलब वो 4 गर्ल्स है, फिर 5 बॉयज है और एक सिंगल गर्ल है। सबसे पहले 5c4 किया मैंने, क्यों किया? जो 4 4 गर्ल्स को। गर्ल्स हैं उनको अलग कर लिया, 4 गर्ल्स, एक गर्ल को अलग कर लिया। और अब मुझे क्या इंश्योर करना है कि दोनों जो ये दोनों हैं ये एक साथ नहीं आनी चाहिए।
इनके बीच में कम से कम एक बॉय होना चाहिए, तो वो कैसे इंश्योर करोगे? गैप मेथड। गैप मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे हाँ पहले बॉयज को अरेंज कर दिया। बॉयज कितने हैं? 5, 5 यानी 5 फैक्टोरियल। अब बॉयज को अरेंज करने के बाद गैप्स कितने बने? 6 6। तो 6C क्या 2, यस सर। 2 ही हाँ गैप वो सेलेक्ट करोगे ना। हाँ सर। 6C2 तुमने 2 गैप सेलेक्ट कर लिया। अब उन गैप्स में इनको प्लेस करके अरेंज करना है। तो जहाँ पे एक गर्ल है वो तो एक ही गर्ल है, लेकिन जहाँ पे 4 गर्ल्स आ रही हैं उनको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 4 फैक्टोरियल। मैंने एक्चुअली वो गैप 6C2 नहीं किया, इसलिए आंसर गलत है। हाँ, अब ये भी कर सकते थे कि तुमने ये काम किया 6C2 अगर नहीं कर रही हो तो 4 गर्ल्स वाले केस में से 5 गर्ल्स एक साथ हैं, उसको सबट्रैक्ट करके आंसर निकाला जा सकता है। भाई केस एटलीस्ट 4 गर्ल्स वाला केस में से अगर हम 5 गर्ल्स वाला केस सबट्रैक्ट कर दें तो क्या बचा? वो 4 गर्ल्स आर टुगेदर, 1 गर्ल इज डिफरेंट, है ना, ऐसा हो सकता है। तो वो भी तरीका, लेकिन गैप मेथड बेटर रहता है। गैप मेथड करो, जल्दी आंसर आएगा। और वही मैं कहता, देखो एडवांस में भी गैप और ग्रुप वाले क्वेश्चन आए हुए थे। ये क्वेश्चन था गैप और ग्रुप वाला, है ना। और कुछ, कोई डाउट? चलो ठीक है, प्रिपरेशन करो। कल के पेपर के बाद डिस्कशन करते हैं, फिर पेपर का थोड़ा टाइम देंगे, शाम को रखेंगे डिस्कशन पेपर का। लेकिन पेपर ठीक ठाक है, 11 से 12, 11 to 12। नहीं सर, टाइमिंग नहीं सर, मैं